साइंस में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री। जैसे कि हम एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, हम क्लास 7th के लिए आज फाइबर टू फैब्रिक का टॉपिक फिर से पढ़ेंगे। ये क्लास 6th का टॉपिक नहीं है। हम एक नेक्स्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं जिसमें हमें अब और बहुत सी चीज़ें सीखनी है। ओके, चलें। वेरी गुड। देखिए, आज अब तक आपने ये समझा फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर का नाम इतना डूबे हुए हैं कि वो भी नहीं लिखा हमने। ऑर्गेनिकली सारा चार्ट यहां पर उतार देंगे। अब तक हमने ये देखा कि दो तरह से हम फाइबर रिसीव करते हैं। कौन से दो तरह? एक हमने फाइबर देखा जो हमें प्लांट से मिलता है, और दूसरा हमने देखा जो एनिमल से मिलता है। तीसरी कैटेगरी वो थी जिसे हम सिंथेटिक मैनर में डिराइव करते हैं, दैट इज सिंथेटिक फाइबर। इस फाइबर, क्योंकि इसके सोर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं, तो हमने इसे ऑर्गेनिक फाइबर कह करके पुकारा। ओके, मतलब इट इज नेचुरल फाइबर। कौन सा फाइबर है ये? नेचुरल फाइबर। अभी तक हमने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने किन किन फाइबर्स के बारे में पढ़ा? हमने कॉटन, जूट, हमने फ्लैक्स, हमने सिल्क, हमने वुल, इन सब फाइबर के बारे में पढ़ा। लेकिन आज का लेक्चर इससे आगे जाएगा। आज हम इन दो आइटम्स को पकड़ेंगे और बहुत डिटेल में चलेंगे कि फाइबर एक्चुअली में यार्न तक पहुंचते पहुंचते किन स्टेजेस से गुजरता है और हम इसे किस प्रोसेस से डिराइव करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली शुरुआत हम वुल से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रेज होता है कि वुल के मैटर में हम इंडिया में वुल किस किस एनिमल से डिराइव करते होंगे। सबसे पहला जो नाम हमारे दिमाग में आता है, इट इज द शीप। बा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वुल? हम पूछा करते थे ना बचपन में, ये सवाल आता था ना हमारे मन में। ये पोएम आप सबने गाई होगी। तो शीप, मेजॉरली शीप हमारी कंट्री में माउंटेनियस एरिया जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी रीजन में होती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न इलाके, इन क्षेत्रों में भी होती है। ये शीप हम वर्ल्ड लेवल पर सेकंड नंबर पर शीप इन द नंबर्स कैरी करते हैं। यानी कि नंबर वाइज अगर हम शीप की गणना करें तो विश्व में भारत दूसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड स्थान पर भारत। आपकी बुक में इंडिया को थर्ड स्थान दिया गया है, बुक में एनसीईआरटी में, पर लेटेस्ट डाटा जब मैं लाया 2022 जनवरी तक का, तो इंडिया आज सेकंड नंबर पर है। बहुत हल्का मार्जिन है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। ओके, तो शीप के नंबर्स में भारत दूसरे स्थान में है, बड़ी बात है। शीप से जो वुल प्रोडक्शन है उसमें भी भारत का स्थान अच्छा है, लेकिन विश्व भर में शीप से मिलने वाली वुल में जो बेस्ट क्वालिटी शीप वुल है वो न्यूजीलैंड से आती है, ऐसा किताब बताती है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप इंटरनेट पर जाते हैं तो एक आंसर ये भी मिलेगा कि बेस्ट क्वालिटी शीप मेरिनो वुल को माना जाता है, और वो आपको ऑस्ट्रेलिया से मिलती है। ओके, तो ये भी एक फैक्ट है। मेरिनो वुल इज़ वेरी वेरी फेमस। आप कोई स्वेटर्स लीजिए, उसमें लिखा रहता है इट इज़ मेरिनो वुल। ओके, मेरिनो शीप, और मोंटी कार्लो के स्वेटर्स वगैरह में वो आपको मिल जाएगी। डन। चलिए, हमने कुछ कुछ फैक्ट्स शीप के बारे में पढ़े। इसके अलावा हम वुल कहाँ से ले सकते हैं, ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। नेक्स्ट वन इज द याक। हमें याक से भी मिलती है। लद्दाख, तिब्बत के क्षेत्र में याक है, और याक भी हमें वुल देता है। इसके अलावा गोट, बकरियां, हमें बकरियों से भी मिलती है। जैसे हम एक बकरी की बात करते हैं जिसे कहते हैं मोहेर, मोहेर वुल, मोहेर वुल। वो मोहेर वुल हमें कहाँ से मिलती है? दैट इज़ जम्मू कश्मीर रीजन में जो गोट्स होती हैं उनसे हमें मोहेर वुल मिलती है। ओके, इसी तरह से कश्मीरी गोट वुल को ही पश्मीना शॉल बनाने में उपयोग में लाया जाता है। तो पश्मीना शॉल शीप से ली गई वुल से नहीं बनता, वो गोट से ली गई वुल से बनता है। ओके,
इसी जो मैंने मोहेयर बताया वही अंगोरा वुल बनाने के काम आता है। अंगोरा के स्वेटर बड़े फेमस होते हैं, आपने सुने होंगे। कई लोग कहते होंगे कि अंगोरा वुल का स्वेटर चाहिए, इट्स वेरी फेमस थिंग। तो गोट से भी हमें वुल मिलती है। इसके अलावा किससे मिलती होगी? कैमल से भी हमें मिलती है। इसके अलावा किससे मिलती होगी? साउथ अमेरिका के कुछ एनिमल हैं, जैसे कि लामा, जैसे कि अल्पाका। तो ये कुछ एनिमल हैं, ये भी एक तरह से कैमल जैसी ही वैरायटी है। हम आपको फोटो दिखा देंगे, इनसे भी हमें वुल रिकवर होती है। ओके, तो ये सारे एनिमल जिनसे आप वुल रिकवर करते हैं, होता क्या है, आपको इनसे वुल कैसे मिल जाती है, वुल तक का सफ़र हमें अब तय करना है। देखिए, जो शीप है, याक है, गोट, कैमल, लामा, ये सब। शीप को अगर हम एग्जाम्पल में लें तो इनकी बॉडी पर थिक कवर ऑफ हेयर होता है, जिसे हम थिक कोट ऑफ हेयर कहते हैं। बाल क्यों देता है भगवान इन्हें इतने सारे बाल? क्योंकि जो बाल हैं वो जब मल्टीपल नंबर में होंगे, उनके बीच में मल्टीपल स्पेसेस होंगे, और उन मल्टीपल स्पेसेस में एयर ट्रैप हो जाएगी। और आप सब जानते हैं, हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो एयर हीट को एस्केप नहीं होने देगी। ऐसे में उस शीप की बॉडी जो भी हीट जनरेट करेगी, उसको सरवाइव कराने के लिए, शीप को सरवाइव कराने के लिए, वो हीट सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में एस्केप नहीं होगी, क्योंकि उसकी बॉडी की हीट और एटमॉस्फेयर के बीच में थिक कोट ऑफ हेयर आ जाता है, बालों की अच्छी खासी लेयर आ जाती है। और बालों की यही जो लेयर है, इनमें बाल बहुत बारीक महीन रहते हैं, वेरी थिन। तो बहुत सारे एयर स्पेसेस, और उन एयर स्पेसेस ने एज अ बैड कंडक्टर हीट को ब्लॉक कर दिया, आगे नहीं जाने दिया। इसी वजह से वो गर्म रहते हैं। ठीक यही कारण है कि आप वुलन क्लॉथ पहनते हैं सर्दियों के दिनों में। वो वुलन क्लॉथ में एक थ्रेड जब जाता है और दूसरा थ्रेड जब गुजरता है, तो उसके बीच में स्पेसेस आते हैं, मल्टीपल स्पेसेस क्रिएट होते हैं, और वो स्पेसेस अच्छी खासी एयर ट्रैप कर लेते हैं। इसके कारण वही एयर एज अ बैड कंडक्टर आपकी बॉडी की हीट को आगे एस्केप नहीं होने देती, इसलिए आपका शरीर गर्म रहता है। असल में ऊन तो गर्म होती ही नहीं, गर्म जो है वो आपका शरीर है। और ऐसे में कौन सा फैब्रिक है, उस पे निर्भर करेगा कि उसमें यूज़ होने वाला जो फाइबर है, जिससे वो यार्न बना है या थ्रेड बना है, वो थ्रेड जो खाली एम्प्टी स्पेसेस हैं, पोर स्पेसेस, वो किस साइज़ के छोड़ते हैं और कितने नंबर में छोड़ते हैं। इस पे डिपेंड करेगा कि एयर किस मैनर में ट्रैप हो रही है। एयर का ट्रैप होना ये निर्धारित करेगा कि भाई आपके शरीर की गर्मी बाहर नहीं जाएगी। बस इसके बिल्कुल इसके बिल्कुल अलग होता है द कॉटन। इसके बिल्कुल अलग क्या होता है? कॉटन। उस कॉटन की जो थ्रेड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के एक फैब्रिक को बर्थ दे रहे हैं, वो इतने माहीन, इतने बारीक होते हैं, इतने ज़्यादा बारीक होते हैं कि उनमें उस लेवल पर एयर ट्रैप नहीं रह पाती। और यही कारण है कि जैसे ही आपकी बॉडी पर स्वेट आता है, वो इमीडिएटली उड़ जाता है मॉइस्चराइज होकर के हवा में, और वो इमीडिएटली मॉइस्चराइज होकर के उड़ जाता है। वो सारा का सारा स्पेसेस जो है, वो आपकी बॉडी से हीट को बाहर एस्केप करने देते हैं। कोई भी एयर नहीं रहती, इसके कारण से हीट अंदर ट्रैप नहीं होती, इसलिए आप कॉटन क्लॉथ में कंफर्टेबल फील करते हैं। और आपने कभी ये देखा होगा, कई बार आप ऐसे कपड़े पहन लेते हैं गर्मियों के दिनों में, और आप अक्सर उसे ऐसे करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? उसे हिलाते क्यों हैं? थोड़ी हवा आने की कोशिश। कारण क्या है? असल में उस क्लॉथ ने आपकी बॉडी में हीट ट्रैप करनी शुरू कर दी है, क्योंकि शायद उसमें से एयर पास होने की जगह ही नहीं है। आई बात समझ में? तो अंदर ही एयर ट्रैप हो गई है, इसके कारण हीट भी ट्रैप हो गई है। तो फिर आप थोड़ा सा कॉलर ऐसे हिला करके या कपड़े को ऐसे हिला करके एयर क्रॉस कराते हैं। जैसे ही वो निकल जाएगी, हीट रह जाएगी और एटमॉस्फेयर रह जाएगा, और हीट एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाएगी। ओके,
एयर एज अ कंडक्टर उसके बीच में एक लेयर नहीं बना पाएगी। इतनी बात समझ में आई। और दूसरी खासियत है कॉटन फैब्रिक की कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन आपकी बॉडी को के टेम्परेचर को मॉडरेट रखने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, और वो ये कि आपकी बॉडी पर स्वेट आता है, आपके शरीर पर स्वेट आया, और वो स्वेट जब आपके शरीर से उड़ जाता है तो वो आपके शरीर का तापमान ले जाता है। लेकिन उसे उसके उड़ जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके शरीर पर जो आपने कपड़ा पहना है वो उस कपड़े के सरफेस पे आए। पहले तो वो उस कपड़े के सरफेस पे आएगा, तभी तो वो हवा के साथ रिएक्ट करेगा ना, वो हवा को एक्सपोज होगा ना। कपड़े के सरफेस पर आने के लिए ज़रूरी है कि कपड़ा जब आपके शरीर को टच कर रहा है उस कपड़े की टेंडेंसी हो कि वो कैपिलरी एक्शन के लिए कंड्यूसिव है, वो कैपिलरी एक्शन परफॉर्म करता है। और कॉटन फैब्रिक की ये खासियत होती है कि वो अच्छा खासा कैपिलरी एक्शन परफॉर्म करने वाला फैब्रिक माना जाता है। इस तरह से आपके शरीर का तापमान बढ़ा, उस तापमान को गिराने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आपके शरीर पर जब स्वेट आए, वो स्वेट जब इवेपोरेट होगा तो नेचुरली उसका इवेपोरेशन आपको कूलिंग इफेक्ट देगा। लेकिन उसके इवेपोरेशन के लिए उस कपड़े की लेयर पर वो स्वेट आना ज़रूरी है। इसलिए कॉटन के कपड़े इमीडिएटली आपको स्वेट पॉइंट्स पर गीले होते नज़र आते हैं, वेट होते नज़र आते हैं, और वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। अभी 7वीं क्लास में इतना बहुत है, जब हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे तब आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पसीने का आना, उसका हवा में उड़ जाना, यह आपके शरीर को ठंडा करने के लिए ज़रूरी है। ओके, इज़ दैट क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें पहला तो ये क्लियर हो गया कि शीप पर, याक पर इतने थिक कोट ऑफ हेयर क्यों आता है, क्योंकि ठंड के दिनों में, ठंडे इलाकों में इनकी प्रोटेक्शन के लिए ईश्वर इन्हें यह बालों का थिक लेयर देते हैं, जिसके ओपन स्पेसेस में बहुत थिक एयर स्टोर हो जाती है, जो कि बैड कंडक्टर की तरह काम करते हुए हीट को आगे बढ़ने नहीं देती। इतनी बात स्पष्ट। जब गर्मियों का समय आता है तब हम क्या करते हैं? देखिए, जब समर सीज़न आता है तब हमें ये सारे के सारे थिक कोट ऑफ हेयर, ये जितने भी इनके शरीर पर बाल हैं, प्लस इनकी जो सॉफ्ट अपर लेयर ऑफ स्किन है, वो हम बाल और वो लेयर ऑफ स्किन, द थिन लेयर ऑफ स्किन हम रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी समझा था। दैट शेयरिंग ये अधिकतर गर्मियों के दिनों में की जाती है। एक तो उससे अनकंफर्ट नहीं रहती शीप्स, क्योंकि फिर अगर गर्मियों के दिनों में भी उनके थिक कोट ऑफ हेयर में स्टोर होती रहेगी एयर, और उसकी हीट को कंडक्ट होकर के आगे नहीं जाने देगी, तो वो अनकंफर्टेबल हो सकती हैं। हो सकता है उनको कई तरह के नुकसान हो जाएं शरीर में। ऐसे में उनकी हीट एस्केप होती रहे, उनके ऊपर से बाल हम उतार देते हैं। हम ना भी उतारते हों तो ईश्वर ने एक प्रक्रिया बनाई है कि बाल झड़ जाते हैं। बहुत से जानवर हैं, आपने अपने घर में पेट रखे होंगे तो आप उन पेट को नोटिस करिए, ख़ास मौसमों में उनके बाल बहुत उतरते हैं। इवन इंसानों के भी बाल बहुत उतरते हैं, सर के बाल बहुत झड़ते हैं ख़ास मौसमों के दौरान। आपने ये चीज़ देखी होगी। वो प्रकृति के नियम हैं। ऑटोमेटिकली आपकी जो शरीर की गर्मी है उसे एस्केप कराने के लिए प्रकृति के नियम है कि वो बाल कब झाड़ती हैं, बाल कब आते हैं। ठीक है। सर्दियाँ आते समय आप अपने घर के पेट को नोटिस करिएगा, अगर पमरेरियन आपने रखे हैं तो वो थिक हेयर उनके ऊपर ग्रोथ हो जाती है, बढ़ जाते हैं, पूरा बाल अच्छे से आ जाते हैं ताकि वो सेव रह पाए। क्योंकि जंगलों में तो जा करके आप उनको नहीं बचाते होंगे ना स्वेटर डाल डाल करके, वहाँ पर तो खुद ही बचे रहे ना। जंगल में कुत्ते बचे रहे तभी घरों में पाल पाए आप उन्हें। अगर प्रजातियाँ वहीं ठंड से मर जाती, आप शहरों में भी कहाँ लाते उन्हें, घर में कहाँ से पपी होते हैं। ओके, तो ये एक कहानी है। हम एक शेयरिंग के प्रोसेस से वो बाल रिमूव कर लेते हैं, और ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि इंसान जाकर के सैलून पर अपना ट्रिमिंग मशीन से अपने हेयर शेव करते हैं। दैट इज़ ऑल वेरी नॉर्मल थिंग। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसको प्रक्रिया से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रियरिंग। आपको शीप रियर करनी पड़ती है, यानी कि भेड़ों को पालना। शीप को क्या कहते हैं? भेड़ कहते हैं। गोट को बकरी कहते हैं, कैमल को ऊँट कहते हैं, इन्हीं नामों से जानते हैं आप। लोकल नेम यही है। याक को याक कह देते हैं। ओके, तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है, मेरा ध्यान इधर भी है कि ये ख़त्म ना हो जाए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पहले हम भेड़ों को पालें, और भेड़ों को पालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उनकी फूड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना पड़ेगा। फूड की रिक्वायरमेंट क्या रहती हैं? देखिए, ये हर्बीवोरस रहती हैं। हर्बीवोरस होने का मतलब कि ये नॉन वेजिटेटिव मटेरियल
नॉन वेजिटेटिव मटेरियल नहीं खाती, इन्हें वेजिटेटिव मटेरियल ही आपको देना है। उन वेजिटेटिव मटेरियल्स में क्या हो सकता है, वनस्पतियों से जुड़ी चीज़ें, तो ग्रासेस ये खाती हैं, लीव्स ये खाती हैं। इनके साथ हम इन्हें और बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि कॉर्न्स दिए जाते हैं, कई तरह के मिनरल्स दिए जाते हैं, जैसे कि ऑयल केक्स दिए जाते हैं। जब ऑयल निकल जाने के बाद जो उनके केक बच जाता है, जब आप सीड्स में से ऑयल निकाल देते हैं, तो ऑयल केक्स, मिनरल्स, कॉर्न्स, ग्रासेस, लीव्स, ये सारी चीज़ों पर ये फीड करते हैं। ओके, तो इसलिए आप अक्सर देखते होंगे भेड़ें चराते हुए लोगों को, चरवाहे, द नोमैडिक हर्डर्स, वो भेड़ें चराते हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर इस समय में अगर आप देखें तो बहुत से खेत खाली होते हैं, कुछ फसलें निकल जाती हैं, तो हल्की हल्की घास आती है खेतों में। इसलिए जलंधर में, पंजाब में इस समय में आपको भेड़ चराते हुए बहुत सारे जो हर्डर्स हैं वो मिल जाएंगे। ओके, उन खेतों पर ये चरती रहती हैं। सर्दियों के दिनों में आप इन्हें कन्फाइन करके रखते हैं कमरों में, जो भी इनके लिए घर आपने बनाए हैं, और ये सारी फीड आप इन्हें वहीं पर अवेलेबल करा करके देते हैं। ओके, विंटर सीजन के दौरान आप इसे कन्फाइन करते हैं और ये सारी फीड इनको यहीं पर अवेलेबल करा के देते हैं। इसी फीड के दम पर ये भेड़ें पलती रहती हैं, साइज़ बड़ा होता है, अच्छे खासे बाल आते रहते हैं, फिर आप उन्हें शेयर करते हैं और आगे की प्रोसेसिंग करके फाइनली वो वुल बन जाती है। मेन एस्पेक्ट ये है कि जैसे आपके शरीर पर अलग अलग तरह के बाल हैं, आपके आईब्रोज के बाल देखिए, आपके हेयर के बाल देखिए, आपकी आर्म्स पर जो बाल हैं आप उन्हें नोटिस करिए, और आपके जो भी बियर्ड है उसको नोटिस करिए। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आर्म्स के बाल जो हैं, बाहों के जो बाल हैं, वो बहुत सॉफ्ट, नर्म है एज़ कम्पेयर टू द हेयर जो कि आपके सर के ऊपर हैं, इनसे तो वो बहुत नर्म है। इसी तरह से अलग अलग टाइप के हेयर शेप्स पे भी आते हैं। कुछ हेयर ऐसे होते हैं जो थोड़े थिक होते हैं, कोर्स होते हैं। कुछ हेयर ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, थिन होते हैं। जो कोर्स हेयर्स हैं, थोड़े थिक हेयर हैं, उन्हें एक शेप की बेयर्ड हेयर कहा जाता है, जो यहाँ से फैल के पूरे आगे तक जाते हैं। और जो नर्म बाल हैं, सॉफ्ट बाल हैं, वो अंडर लेयर होती हैं, यानी कि अंदर की लेयर, बालों के अंदरूनी लेयर, वो नर्म बाल होते हैं, बिल्कुल नरम नरम से बाल। और कुछ ऐसी नस्लें, और वो नरम बाल हाई प्राइज्ड होते हैं, वो सॉफ्ट वुल बनाने के काम आते हैं, अच्छे गर्म भी होते हैं, और वज़न कम होता है, इसलिए तो फिर इंसान उसे पहनना चाहता है, गर्मी भी अच्छी मेंटेन कर रहे हैं वो। तो कई बारी हम ऐसा करते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो शीप हम रेयर कर रहे हैं, उस शीप के जो पेरेंट्स रहे हैं, वो पेरेंट्स की जो क्वालिटीज़ हैं, हम उन्हें यूटिलाइज़ करें कि एक ऐसी शीप पैदा हो जो शीप हमें वही हेयर दें जो रिक्वायर्ड है, जैसे कि सॉफ्ट हेयर। और ऐसे में आप दोनों माता पिता में से एक के गुण ऐसे चुनेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ नर्म ही बालों के गुण हो। इसे हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। तो माता पिता में से किसी एक को ऐसा चुनना जिसके कारण आगे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसमें सॉफ्ट हेयर ही प्रिडोमिनेंट होंगे। ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब आप शीप रियरिंग करते हैं। ओके, आप जो क्वालिटीज़ हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो सेलेक्ट कर रहे हैं खुद से कि ऑफस्प्रिंग में क्या क्या गुण उनके पेरेंट्स से जाएं। तो आपने हेयर टाइप सेलेक्ट किया है, तो दिस इज़ द सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, अब वो नरम बाल आपको मिल गए। तो कुछ जो गोट के हेयर होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो आते ही नर्म हैं। जैसे मैंने कश्मीरी गोट बताया, उससे हम पश्मीना के शॉल बनाते हैं, वो होते ही नर्म हैं। जैसे मैंने मोहेर बताया, जिससे हम अंगोरा के स्वेटर बनाते हैं, वो होते ही नर्म हैं। तो गोट की कई ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके बाल ही नर्म आते हैं, थिक कोर्स हेयर उनको आते ही नहीं हैं। लेकिन हाँ, थिक और कोर्स हेयर की भी अपनी यूटिलिटी होती है। जैसे कैमल के हेयर हैं, उनकी भी अपनी एक यूटिलिटी है। आप इन्हें फ़र कह के भी पुकार सकते हैं। तो आप इन फर्स को यूज़ करते हैं, वो अलग अलग आर्टिकल्स है। जैसे कि आपने शूज़ पहने हैं और बहुत ठंडे इलाकों में रहें, और आपने वो हाई लेंथ शूज़ होते हैं, उनके टिप पर, उनके जो टॉप पर, यानी कि उनकी माउथ पर जो फ़र लगे हैं, अगर वो थोड़े थिन और कोर्स भी हो जाएं, तो आपको कौन सा उनका वेट कैरी करना है, तो वो कौन सी प्रॉब्लम देंगे। इनफैक्ट वहाँ पर तो आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। इसी तरह से कई बार जैकेट्स के नेक रीजन पे, कॉलर रीजन पर अगर वो थोड़े थिक और कोर्स भी हो जाएं तो नो प्रॉब्लम।
तो आप इन्हें नोटिस करना, शूज़ का वो रीजन, जैकेट का ये रीजन, आपको थोड़े थिक और कोर्स हेयर भी मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ऐसी वुल भी वहाँ पर यूटिलाइज हो जाती है। ओके, अब हम आगे के स्टेप्स समझने की कोशिश करते हैं। इतनी बात तो मैंने आपको समझा दी, सॉफ्ट हेयर की रिक्वायरमेंट, कोर्स हेयर्स की रिक्वायरमेंट, दोनों तरह के बाल होना और हाई प्राइस्ड किसका होना, क्या हम मांग रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं चीज़ों को। देखिए, आपने शेयरिंग कर ली, आपने शेयरिंग लेयर उतार ली, ढेर आ गया आपके पास बालों का, हेयर का ढेर हो गया। अब क्या करेंगे? देखिए, बाल हैं शरीर पर, आपके सिर में जो बाल हैं, कितनी ग्रीस आती है उनमें रोज, ऑयली ऑयली। अक्सर लड़कियों को कहते हैं, आपने शिकायत सुना होगा कि आज शैम्पू किया कल ही ऑयली हो गए, रोज ऑयली हो जाते हैं। मुझसे जुड़ी जो थी उनकी ये शिकायत थी, सुन रही होंगी तो याद होगा कि मुझे याद है। बाकियों की है कि नहीं मैं गारंटी नहीं करता, और जिनको दुख हो उनसे क्षमा मांगता हूँ। मतलब ये एक समस्या रहती है कि कल धो और आज फिर वही ऑयली। ऑयली मने चिपकू, ऑयली मने एयर स्पेस नहीं रहेगा, तो बाउंसी नहीं रहेंगे, फ्लफी नहीं रहेंगे, चिपकू शक्ल, फिर कुछ मज़ा नहीं आएगा लाइफ में। ये प्रॉब्लम रहता है। तो वो जैसे उनकी बॉडी में है, मतलब लड़कों के भी है भाई, है वो, ये ना समझो कि उनके नहीं है, वैसा ही भेड़ भी तो हैं। तो ग्रीसी हेयर, तो ग्रीस, डस्ट, डर्ट, कितना कुछ है वो जो आपने बाल उतारे उसमें। तो आपकी जिम्मेदारी है, पहले आप इस सारे को धो के साफ कर लो, अच्छे से धो के साफ कर लो। आजकल तो वैसे ये चीज़ें मशीनों में होती है, लेकिन टब में डाला जाता था, बड़े से टब में, और फिर डंडे से पूरा करते रहते थे कि सारी ग्रीस, सारी डर्ट, सारी डस्ट सारी निकल जाए। इस प्रोसेस को स्कोरिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्कोरिंग। सारा रिमूव कर दिया आपने। ओके, अब स्कोरिंग कर लिया, सुखा दिया, सुखाने के लिए डाल दो, सूख गया। अब बैठो आराम से। अब बैठ करके क्या करना है? अब आपने माल आगे भेजना है ताकि यार्न बने। उसके लिए अगला स्टेप क्या होगा? सॉर्टिंग। अगला स्टेप क्या होगा? सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग में ये होगा कि जो थिक कोर्स हेयर हैं उन्हें फाइन सॉफ्ट हेयर से अलग करो। तो थर्ड स्टेप इज द सॉर्टिंग। शीयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग। सबसे पहले रियरिंग, 1 2 3 4। सॉर्टिंग द मटेरियल, सेपरेट करिए थिक से थिन, कोर्स से फाइन, हार्ड से सॉफ्ट हेयर। ओके, अब ये आपने कर दिया। इसमें बुर आ गई। क्या आ गया? बुर। आप स्वेटर पहनते हैं ना, आप उसमें देखते हैं ना गांठें सी बनी होती हैं, वो भी हेयर हैं, उनके क्लस्टर से बन जाते हैं, रेगुलर से पैटर्न बन जाते हैं फाइबर के, बुर कहते हैं उसको। अब बुर भी तो रिमूव करना पड़ेगा, तो अब अगला स्टेप इज द बुर रिमूवल। ओके, बुर रिमूवल। अब बुर रिमूवल कर ली, फिर से अगेन स्काउरिंग, फिर से आप उसे डालिए, सफाई करिए। जब स्काउरिंग हो जाएगी, अब आप उसे बाहर निकालिए, सुखाइए, ड्राइंग। और अब अगला स्टेप आता है, दैट इज द कलरिंग ऑफ द फाइबर, दैट इज द डाइंग। क्योंकि आपको जो वूल मिल रही है वो ब्राउन होगी, वो ब्लैक होगी, व्हाइट होगी, बट आपको तो मल्टी कलर्ड वूल चाहिए, तो इसी समय में फिर उसे कलर किया जाता है। जब एक बारी वो कलर हो जाएगी, आपके पास ये फाइबर अवेलेबल है, अब आप इसे यार्न में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। तो दिस इज द यार्न स्टेज। और यार्न में कन्वर्ट हो गई, फिर आप उसे उपयोग करिए निटिंग के लिए, वीविंग के लिए, वो आपकी चॉइस है। दैट्स ऑल। तो दीज ऑल आर द स्टेप्स जो आप वुल के स्वेटर्स, वुल के हॉइजरी मटेरियल्स, वुल के शॉल्स, ये सारी चीजें बनाने में यूज करते हैं। वो वुल आपको शीप रियरिंग से लेके स्कोरिंग, सॉर्टिंग, बुर रिमूवल, और फिर स्कोरिंग, देन ड्राइंग, देन डाइंग से, देन यार्न से होते हुए रिसीव होती है। इतनी बात समझ में आई? देखिए, इंडिया में अलग अलग टाइप की शीप्स हैं, तो उनके अलग अलग टाइप के हेयर होंगे, तो फिर अलग अलग टाइप की वुल बनती है। ओके, और अलग अलग टाइप की उस वुल के अलग अलग यूजेज होते हैं। देयर आर डिफरेंट यूजेज। चलिए हम कोशिश करें कुछ वुल, कुछ शीप्स के प्रकार समझने की, कि ये कहां मिलती हैं, क्या